हेलो दोस्तों, मैथ के अंतर्गत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। हम बात करने वाले हैं क्लास 10th का भैया 2024 का सेट 2 का क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 हम बात और इससे पीछे के सारे क्वेश्चन हो गए थे। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, यदि किसी समांतर श्रेणी एपी के प्रथम 8 पदों का योगफल 64 हो और इसके प्रथम 17 पदों का योगफल 289 है तो श्रेणी का प्रथम पद एवं सर्वांतर ज्ञात कीजिए। हमें प्रथम पद और सर्वांतर ज्ञात करना है, तो हम मान लेते हैं। देखिए यहाँ पे मानस समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए है और सर्वांतर क्या है, डी है। प्रथम पद ए मान लेते हैं और सर्वांतर डी मान लेते हैं। हम फॉर्मूला लगाएंगे। हमारा फॉर्मूला क्या होता है, यसन एरपन टू एन टू ब्रेकेट 2a प्लस n-1 और इंटू में क्या रहेगा, d रहेगा। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है। n बराबर क्या दिया हुआ है, n बराबर हमारा है 8 भैया क्या, और sn बराबर हमारा दिया हुआ है एस n बराबर हमारा 8 है। ठीक है, 8/2 हो गया 2a बटे इसका 8 में से 1 घटाएंगे 7 बचेगा और 7 का इसके साथ गुणा कर देंगे 7d हो जाएगा, है ना। और 8 7 8 कितना, S8 कितना दे रखा है, 64 दे रखा था, और इसको काटेंगे 4 हो जाएगा, 4 दूनी 8, है ना। ये हो जाएगा 2a प्लस 7 ये। देखिए यहाँ पे 4 चौके 4 एकम 4 और 24 4 से 24 यानी 16 हो जाएगा। 16 चौके 64 होता है, 16 को उधर भेज देंगे, एक ही बात है। 2a प्लस 7d हो जाएगा बराबर कितना है, 16। इसे हम समीकरण दे देंगे 1। और उसके बाद फिर क्या कह रहा है, देखिए उसके बाद फिर कहा है इसके प्रथम 17 पदों का योगफल 289 है तो श्रेणी का प्रथम एवं सर्वांतर ज्ञात करना है। तो देखिए S17 बराबर n बराबर हमारा 17 दिया है, 17/2 हो जाएगा 2a प्लस 16d, है ना। 17 में से देखो, 17 में से 1 घटाएंगे 16 बचेगा और 16 क्या हो जाएगा, इसका गुणा होता है तो 16d हो जाएगा। और इसका दे रखा है S17 का कितना दे रखा है, 289 बराबर 17/2 और गुणे में 2, है ना। 2 कॉमन ले लिए यहाँ से, ये बचेगा a प्लस 8 दूनी 16 होता है, 8d बचेगा, 2 से 2 काट दिए हैं, 17 17 कितना 289 होता है। तो ये प्लस 8d बराबर क्या बचा हमारा 17। इसे हम समीकरण दे देंगे 2, इसे ना देके हम इसे दे देते हैं 2 समीकरण। ठीक, देखिए यहाँ पे ये हमारा कितना है, ये बराबर हम यहाँ से क्या कर लेंगे, a बराबर 17 माइनस 8d, 17 माइनस 8d, इसे हम समीकरण दे देंगे 2। समीकरण कितना दे देंगे, 2 दे देंगे। अब ये का मान समीकरण 1 में रखने पर देखिए समीकरण 1 क्या है, a का मान इसी में हम रख देंगे 2a। a का मान हमारा आया है कितना, 17 माइनस 8d बराबर प्लस 7d था, प्लस 7d बराबर 16 है। अब देखिए 17 दूना 34 हो जाएगा, 8 दूनी 16d हो जाएगा, प्लस 7d हो जाएगा बराबर कितना है, 16 है। यहाँ देखिए 16 में से 7 को घटाएंगे 9 बचेगा, और चिन्ह उसका लगता है जिसका नंबर ज्यादा होता है, तो नंबर इसका ज्यादा है 16 का, तो माइनस का चिन्ह लग गया, है ना। नंबर 16 तो ज्यादा है 7 की अपेक्षा में, तो 16 के सामने जो चिन्ह लगा रहेगा वही चिन्ह लग जाता है, तो 9d हो जाएगा बराबर। यहाँ देखिए 16 है ना, 16 यहाँ प्लस में था, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी 16 माइनस 34 हो जाएगा। अब 9 माइनस 9d बराबर 16, 34 में से 16 घटाएंगे 18 बचेगा, कितना बचेगा 18, माइनस का 18, क्योंकि जिसका नंबर ज्यादा उसके सामने का चिन्ह लगेगा, तो माइनस माइनस कट आएगा, 9 दूनी 18 होता है, डी बराबर हमारा कितना आ गया, 2 आ गया। अब हमें ए का मान ज्ञात करना है। ए का मान हम समीकरण 2 में रख देते हैं, है ना। हमें ए का मान रखा है, डी का मान समीकरण 2 में रख देंगे। अब देखिए ए बराबर 17 माइनस 8d था, तो डी का मान 2 हो गया, डी का मान 2 हो गया। और ए बराबर 17 माइनस 8 दूनी 16 हो गया, 17 में से 16 घटाएंगे बराबर 1 बचेगा, कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो हमारा क्या, ए बराबर डी बराबर कितना आ गया, डी बराबर 2 आ गया, और ए बराबर कितना आया, 1। यही पूछा था, सर्वांतर और
प्रथम पद। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 23 का अथवा, है ना। एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 180 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो वह उसी यात्रा में 1/2 घंटा कम लेती है। जब 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो 1/2 घंटा कम लेती। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है ना, रेलगाड़ी की हमें चाल बतानी है कि इसकी चाल कितनी है। तो देखिए 23 का अथवा है, हम मान लेते हैं रेलगाड़ी की चाल क्या है, x किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। क्या मानेंगे, देखिए यहाँ पे हम मान लेते हैं, माना रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है, तो दूरी कितनी है, 180 है ना। दूरी कितनी है, देखिए यहाँ पे दूरी हमारी कितनी दे रखी है, 180 दे रखी है। अब देखिए समय बराबर हमारा क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल। तो t1, इसमें 2 समय लगेगा, तो t1 देखिए यहाँ पे 180 दूरी है और रेलगाड़ी की चाल कितनी है, x है ना। रेलगाड़ी की चाल हमने मान रखा है x है, तो दूरी बटे चाल, चाल x है, तो 180 बटे कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। अब फिर कह रहा है, और इस सॉरी यदि चाल 5 किलोमीटर घंटा अधिक होती, 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो उसी यात्रा में 1/2 घंटा कम लेती। अब देखिए t2 यानी समय 180, अब इसमें कह रहा है कि इसी चाल में 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती, तो x में हम 5 जोड़ देंगे, है ना। x में 5 जोड़ देंगे तो x + 5 हो जाएगा, यानी 180 बटे x + 5। अब देखिए t1 में से, है ना, t1 में से हम t2 घटा देंगे और ये हमारा कितना आता है, 1/2, इतना समय लगता है। यानी समय 1 में से समय 2 को घटा देंगे और हमें उसके क्या लगता है, 1/2 घंटा लगता है। देखिए 1/2 घंटा कम लेती है, यानी समय 1 में से हम समय 2 को घटा देंगे, यानी t1 - t2 हो जाएगा, = 1/2 हो जाएगा। तो देखिए t1 हमारा कितना दे रखा है, 180 बटे x दे रखा था, माइनस t2 हमारा दे रखा था 180, x माइनस x + 5 बराबर कितना है, 1/2, है ना। कितना दे रखा है, 1/2। ये माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस गुणा लग जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे 180 हम कॉमन ले लेंगे, क्या ले लेंगे, 180 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ 1/x बचेगा, यहाँ माइनस तो है ही, 100, ये भी 180 और x - 5 बचेगा। यहाँ देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, x इकन्नम x और x इकन्नम x हो गया, यहाँ प्लस हो जाएगा, ठीक है भैया, क्योंकि हमने यहाँ प्लस कर रखा था ना, यहाँ हमने प्लस कर रखा था। और x ये जब गुणा होगा तो ये वही आ जाएगा और माइनस x हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, देखो x x का गुणा स्क्वायर हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा, -5x हो जाएगा, है ना। x का गुणा इसके साथ, x का गुणा इसके साथ, तो 5x हो जाएगा। अब ये x कट जाएगा, ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो कट जाएगा। यहाँ बचा कितना, देखो 18×5 = 90, यानी 900 हो जाएगा। इसका गुणा कर दिए हैं, बटे x स्क्वायर प्लस 5x, x स्क्वायर प्लस 5x = कितना दे रखा है, 1/2। अब इसका भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 5x बचेगा और 9 दूनी 18, 1800 यानी 1800 हो जाएगा, ठीक। अब 1800 को इधर भेज दीजिए, x स्क्वायर प्लस 5x और ये प्लस में इधर माइनस हो जाएगा। अब क्या, 1800 का गुणनखंड कर डालिए, द्विघात समीकरण पे लगा दीजिए, ये अपना उत्तर क्या आ जाएगा, x स्क्वायर प्लस 45x माइनस 40x, मतलब 45 में से 40 घटाएंगे 5x बचेगा, गुणा भाग करेंगे तो 1800 आ जाएगा, -1800, ठीक। अब इसमें क्या x कॉमन ले लीजिए, x + 45 बचेगा, इसमें ले लीजिए -40x, x + 45 ये भी बचेगा। दोनों में कॉमन क्या है, x + 45, x + 45 और x - 40 बराबर 0 है हमारा है। एक बार हम x + 45 बराबर 0 कर देंगे
x प्लस 45 बराबर 0 कर देंगे तो ये माइनस का 45 आएगा, और जो कि अमान है क्योंकि जो है समय कभी माइनस में नहीं होता है ना। तो x माइनस 40 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा, x बराबर कितना आ जाएगा 40। अतः रेलगाड़ी की जो चाल होगी वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। कितना 40 किलोमीटर प्रति घंटा, ये x का वैल्यू निकल आया। अब देख लीजिए इसमें जो आएगा पहला समय जो होगा ये होगा 140, ठीक है, t1 बराबर 140 और t2 बराबर जो होगा t2 बराबर होगा x प्लस 5, यानी x में हम कितना जोड़ देंगे, x में हम जोड़ देंगे 140 में 5 जोड़ देंगे और आएगा निकल के 145, यानी पहला समय होगा, पहले 140 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही थी, लेकिन दूसरे समय पे जो चल रही थी 145 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही थी। ठीक, यही हमसे पूछा था। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या है, 24 नंबर प्रश्न है हमारा। एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है जिसकी लंबाई 7 सेंटीमीटर है तथा व्यास 2 सेंटीमीटर है, जबकि गोलाकार भाग का व्यास 8.4 सेंटीमीटर है। ज्ञात कीजिए कि बर्तन में कितना पानी भरा है। हमें बर्तन में देखना है कि कितना पानी भरा है, यानी उसका व्यास ज्ञात करना है। तो हम देख लेते हैं सबसे पहले 24 नंबर, हम एक गोला बनाते हैं ना, देखिए यहाँ पे एक खिलौना एक बर्तन बेलनाकार गर्दन के आकार में है जिसकी लंबाई क्या है 7 किलोमीटर, और एक गोलाकार बर्तन है जिसका गर्दन जो है बेलनाकार है और इसकी ऊंचाई कितनी है 7 सेंटीमीटर है, कितनी है 7 सेंटीमीटर है, और त्रिज्या जो होगी r होगी, क्योंकि त्रिज्या कितनी होगी r होगी, और इसका व्यास जो दे रखा है 2, व्यास का आधा कितना होता है त्रिज्या होता है, व्यास का आधा त्रिज्या होता है, यानी त्रिज्या हो जाएगा 1, है ना, त्रिज्या कितना हो जाएगा 1। अब देखिए बेलन की ऊंचाई जो दे रखी है कितनी 7 सेंटीमीटर और r कितना दे रखा है 1 सेंटीमीटर। बेलन का व्यास कितना दिया है, यानी इसका जो है लंबाई है इसका 8.4 सेंटीमीटर है। ठीक, बेलन का व्यास। अब देखिए त्रिज्या हमारा 2r होता है 8.4, इसको 2 से काटेंगे हमारा 4.2 हो जाएगा। r बराबर हमारा निकल के आया कितना, r बराबर निकल के आया भैया हमारा 21/10। देखो 42 को पॉइंट हटाएंगे, यहाँ 42 10 हो जाएगा, 42 को काटेंगे 2 से, 2 21 दूना 42, 5 दूनी 10 होता है। r बराबर हमारा 21/5 आ गया सेंटीमीटर, r बराबर 21/5 सेंटीमीटर। अब ठोस का आयतन बराबर जो होता है, हमें ठोस का आयतन बताना है। ठोस का आयतन बराबर होता है बेलन का आयतन, एक बार बेलन का आयतन इसका आयतन निकालेंगे, फिर गोले का आयतन निकालेंगे। ठीक है, एक बार बेलन का आयतन, इसके बाद गोले का आयतन। तो बेलन का आयतन जो होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है, और गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो देखिए यहाँ पे गोल पाई का मान है 22/7 गुणे 1, है ना, 1 गुणे 1 हो जाएगा, आर स्क्वायर गुणे 7 हो जाएगा, एच का वैल्यू 7 दे रखा था, प्लस 4/3 हो जाएगा गुणे 22/7 हो जाएगा। अब आर क्यूब है तो 21/5 आया था, 21/5 है ना, और ये हो जाएगा हमारा 3 सते 21 और 7 एकन्नम 7, ये कट गया। अब ये 7 से 7 ये कट गया, 1 एकन्नम 1 तो वही आ जाएगा, 22 एकन्नम 22 हो जाएगा। ठीक, प्लस ये तो पूरा कट गया, इसका जब गुणा भाग करेंगे तो 38,808 आएगा। ठीक है, इसका गुणा भाग करेंगे तो 38,808 आएगा, 5 गुणे 5 गुणे 5 यानी 125 आएगा। अब देखिए इसका जब डिवाइड कर देंगे हम 22 प्लस इसको जब डिवाइड करेंगे हम तो हमारा आएगा 310.464। आप डिवाइड करके चेक कर लीजिएगा। ठीक, अब हमें इसको जोड़ना है, हम इसी में जोड़ देंगे 32 10 ये है 22 ये है, ये पॉइंट वाला देखो, ये पॉइंट वाला हिस्सा, ये पॉइंट इधर लगा है, पॉइंट वाला हिस्सा पॉइंट के उस साथ जुड़ जाएगा, इधर वाला हिस्सा इधर जुड़ जाएगा, तो पॉइंट नहीं है। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा 310 और 22, ये हो जाएगा 332.464 सेंटीमीटर पर
क्यूब आयतन ज्ञात करना था। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 24 का 8वां नंबर, किसी खिलौने क्या है किसी अथवा एक खिलौने 3.4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक शंकु के आकार का है। किसके आकार का है? शंकु के आकार का है, जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। अर्धगोले पर अध्यारोपित इस खिलौने का संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए क्या है, किसका 24 का अथवा है ना। देखिए यहाँ पे प्रश्न पढ़िए और बनाते रहिए फिगर को। देखो क्या है, एक खिलौने 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक शंकु के आकार का है। एक हम शंकु बनाएंगे, है ना, ये हमारा शंकु हो गया। इसकी लंबाई कितनी है? 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या, जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। अर्धगोले पर क्या है? अध्यारोपित है। उसी त्रिज्या अर्धगोले पर अध्यारोपित, यानी इसकी त्रिज्या इसकी, ये दो आपस में क्या है? समान है। इस खिलौने का संपूर्ण ऊंचाई, इस खिलौने का जो संपूर्ण ऊंचाई है वो 15.5 सेंटीमीटर है। ओहो, दिख ही नहीं रहा, सॉरी भैया। इस खिलौने का जो संपूर्ण ऊंचाई है वो 15.5 सेंटीमीटर है। चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर करते रहिए भैया। नेक्स्ट क्या कह रहा है देखिए यहाँ पे, उसके बाद है इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। देखिए यहाँ पे शंकु तथा अर्धगोले की त्रिज्या समान है, यानी इसकी और इसकी जो त्रिज्या है वो समान है, यानी r बराबर जो आएगा 3.5 सेंटीमीटर। शंकु की ऊंचाई जो कितनी है? शंकु की ऊंचाई है, ये टोटल है, और 15.5 में से हम इसको माइनस कर देते हैं। ये खाली शंकु की ऊंचाई याद करनी है, तो 15 पॉइंट में से हम इसको माइनस कर देंगे। तो 15.5 में से 3.5 माइनस कर देंगे, ये हमारा निकल के आएगा 12 सेंटीमीटर। जो शंकु की ऊंचाई होगी टोटल, इसकी ऊंचाई जो होगी वो 12 सेंटीमीटर होगी। अब हमें एल लंबाई ज्ञात करना है, तो लंबाई बराबर हमारा होता है रूट एच का स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर। एच हमारा दे रखा है कितना भैया? एच हमारा 12 सेंटीमीटर हो गया। खाली शंकु की ऊंचाई लंबाई ज्ञात करनी है, तो ये 12 हो गया। और आर का स्क्वायर हमारा कितना है? आर हमारा दे रखा है 3.5 सेंटीमीटर, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 12 पॉइंट कितना आ जाएगा? 12.25 आएगा भैया। और देखिए इसको जोड़ देंगे तो हमारा यह हो जाएगा 156। 144 में 12 जोड़ दीजिए, 156 आ जाएगा 0.25। और एल बराबर जब निकालेंगे तो 12.5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 12.5। 156 का आप 12.5 वो कर लीजिएगा, ठीक, निकाल लीजिएगा, 12.5 ही आएगा। ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब ठोस का हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो उस ठोस का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो शंकु का वक्रपृष्ठ होगा। एक शंकु का वक्रपृष्ठ होगा, है ना, शंकु का वक्रपृष्ठ, अर्धगोले का वक्रपृष्ठ, यानी इसका और इसका दोनों का वक्रपृष्ठ लगेगा, ऐड कर दिया जाएगा। तो शंकु का वक्रपृष्ठ होता है पाई आर एल, और अर्धगोले का जो वक्रपृष्ठ होता है 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर। आंसर भैया मैच नहीं करेगा तो टेंशन मत लीजिएगा, ये आंसर एकदम राइट है। बाकी जो किसी किसी अनसॉल्व का जो है आंसर मैच नहीं करता, तो आप टेंशन मत लीजिएगा, यही आंसर सही है। और चैनल को हम बार बार कह रहे हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए यहाँ पाई आर दोनों जगह है, तो कॉमन ले लेते हैं। यहाँ बचेगा एल प्लस 2r, एल प्लस 2r, है ना। पाई आर एक कॉमन ले लिए हैं, तो पाई का मान 22/7 गुणे आर का मान 3.5 दिया है, और एल का जो वैल्यू आया है वो 12.5 आया है ना। यहाँ देखिए 12.5 है, प्लस 2 गुणे 3.5। तो देखिए यहाँ पे काट दीजिए, 5 सतह 35 होता है हमारा, तो 0.5 आ जाएगा यहाँ। 12.5 प्लस 7.5, यानी 35 दूना 70 होता है, तो 35 दूना 70 यानी 7.0 आ गया, 7 आ गया सीधा सीधा। और 12 7 19 होता है ना, और इसका गुणा कराएंगे भैया, 5 दूनी 10, 1 आ गया, 5 दूनी 10 11, यानी 11.5 प्लस 19.5 11.0 और 19.5,
इसका हम गुणा कराएंगे तो ये आएगा निकल के 214.5 वर्ग सेंटीमीटर यानी सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। अगर आंसर शीट मैच नहीं करेगा तो भैया टेंशन मत लीजिएगा, आपका आंसर एकदम राइट है। ठीक, देख लीजिए एक बार फिर से, देख लीजिए एक बार फिर से क्या हुआ है। अब नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 24 का अथवा हो गया। अब 25 देखिए, 25 क्या है। 25 कह रहा है एक बहुमंजिले भवन के शिखर से देखने पर एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण 30 क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है। बहुमंजिल भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हमें बहुमंजिल की ऊंचाई ज्ञात करनी है। देख लीजिए 25, एक हमारी क्या है, ये मीटर है, ये जो है भैया एक बहुमंजिल है ना, क्या है, एक बहुमंजिल है। और एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर एक 10 मीटर ऊंचे भवन, एक 10 मीटर भवन क्या है, एक 10 मीटर का भवन है के शिखर तल के अवनमन कोण क्रमशः कितना बनता है। अवनमन यहाँ से देखने पर जो हमारा बनता है शिखर, इससे छोटी जो बिल्डिंग है वो कितना 30 सेंटीमीटर का बनाती है ना। और उसके एक बार तल को देखता है, एक बार शिखर को, शिखर पर 30 सेंटीमीटर और उस तल पर 45 सेंटीमीटर का। और जो छोटे भवन की जो ऊंचाई है वो 2 सेंटीमीटर है। तो हमें बड़े भवन की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है, यानी ये इसका वैल्यू हमें ज्ञात करना है। तो हम क्या मान लेते हैं, माना बीडी एक बहुमंजिल भवन है। देखिए यहाँ पे बीडी एक, यहाँ बीडी एक बहुमंजिल भवन है, बहुमंजिल भवन है। समकोण, समकोण ए सी डी में, समकोण ए सॉरी ई सी डी में, समकोण ई सी डी में हमें क्या ज्ञात करना है, इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है ना। और क्या क्या दे रखा है, लाल बटे कक्का पढ़े हो आप कि नहीं, लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का। साइन कोस टेन, टेन बराबर होता है लंब बटे आधार। तो यहाँ दे रखा है कितना, लंब दे रखा है, आधार दे रखा है। तो जो लंब और आधार दे रखा है तो हम क्या लगा देंगे, 10 30 लगा देंगे। और 10 30 का जो वैल्यू दे रखा है, एक बटे नहीं रखा है, होता है 1/√3 और h बटे x। हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, x बराबर हमारा हो जाएगा √3h। कितना हो जाएगा, √3h। अब समकोण हम लेंगे ए बी डी, समकोण ए बी डी में देखिए 10 45 लगाएंगे, क्या लगाएंगे, 10 45 बराबर होगा h + 10, यानी ए बी डी में इसको इसको जोड़ेंगे तभी तो पूरी ऊंचाई निकल के आएगी। यानी 10 + 10 h + 10 हो जाएगा। लंब और आधार कितना दे रखा है, x बराबर हमारा आधार है तो x कितना आया है, √3h। कितना आया है, √3h। तो 10 45 का मान होता है 1 और h + 10 और √3h हो जाएगा, है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, √3h बराबर h + 10 हो जाएगा। h को उधर ही भेज दो, √3h माइनस h हो जाएगा बराबर 10 दे रखा है। इसमें h कॉमन ले लीजिए, h को जब कॉमन ले लेंगे हम तो h इधर, ये खाली √3 बचेगा, यहाँ माइनस का 1 बचेगा। क्या बचेगा, माइनस का 1 बचेगा, क्योंकि h वहाँ बाहर चला गया, कॉमन हो गया। और h बराबर जब निकालेंगे तो यहाँ गुणे में है, उधर जाएगा तो बटे में हो जाएगा, है ना, बटे में हो जाएगा। अब इसका हम परिमेयकरण कर देंगे, यानी अगर √3 - 1 है, यहाँ माइनस में है तो वहां से हम प्लस में गुणा कर देंगे। और जब गुणा करेंगे देखो तो कितना आता है, सॉरी 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 दादा और जब गुणा करते हैं तो देखो हमारा कितना आता है, ये देखो ये तो उतना ही निकल के आएगा। ये हमारा हो जाएगा मतलब 10 √3 + 1 हो जाएगा। और ये देखो a + b लिखा है, यानी ये 1 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, है ना, a² - b² एक बार प्लस होता है a + b
और ए माइनस बी, एक बार माइनस होगा एक बार प्लस होगा, तो यहाँ माइनस लिखा है यहाँ प्लस लिखा है, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। रूट 3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, एक का स्क्वायर तो एक ही रहेगा, तो 3 में से एक घटाएंगे, कितना बचेगा, एक बचेगा। एच बराबर देखो 10 है ना, 10 रूट 3 प्लस 1, ये एक बचेगा, और बटे का 2, 3 में से एक घटाएंगे 2 बचेगा, तो 2 से हम 10 को काट देंगे 5 आ जाएगा। तो एच बराबर कितना आया, रूट 3 प्लस 1 है ना। जो एच की जो वैल्यू आ गई देखो, 5 से गुणा कर देंगे, तो अब गुणा कर देंगे, 5 रूट 3 प्लस का 5 का नंबर 5 5 हो जाएगा। एच बराबर इतना आ गया। और बी डी हमारा क्या है, बी और डी देखो, बी डी बराबर कितना है, एच बराबर तो हमारा वैल्यू निकल आ गया, बी डी एच प्लस 10 होता है ना, तो एच वाला वैल्यू हम इसमें जोड़ देंगे, 5 रूट 3 प्लस 5 बराबर 10, ये हमारा हो जाएगा 10 5 15 हो जाएगा है ना, 10 5 15 10 5 15 ये हो जाएगा, रूट 5 रूट 3 प्लस 10 5 15 हो जाएगा। और बी डी हमारा कितना आया था, यानी जो बी डी की जो वैल्यू आ गई, देखो यहाँ पे बी डी की जो वैल्यू आई है, इसमें हम 5 कॉमन ले लेंगे, तो 5 जब कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, 5 बाहर आ जाएगा, रूट 3 प्लस 3, रूट 3 प्लस 3 कॉमन ले लिए, यानी बी डी की जो वैल्यू आ गई 5 रूट 3 प्लस 3, यही हमारा क्या हो गया आंसर, यही हमसे पूछा भी था। एक बार देखना चाहें तो देख लीजिए, देखिए यहाँ पे फिगर देख लीजिए, फिर सॉल्यूशन देख लीजिए कैसे लगा है, ध्यान से देखिएगा भैया। ये हमारा क्या है, सॉल्यूशन है। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है, 25 का अथवा नंबर, एक भूमि पर एक बिंदु, एक भूमि पर 25 का अथवा कराने से पहले भैया हमारे चैनल को आ ही गए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एक भूमि पर स्थित एक बिंदु से एक चिमनी का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, एक चिमनी का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, यदि चिमनी के पाद से बिंदु की दूरी 25 मीटर है, तो चिमनी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। चिमनी की हमें ऊंचाई ज्ञात करनी है, देखिए चिमनी की ऊंचाई क्या आएगी, चिमनी की हमें ऊंचाई ज्ञात करनी है, देख लीजिए दोस्तों कैसे लगेगा, बहुत आसान है ये तो, तुरंत लग जाएगा, 30 मार खान की तरह। माना बीसी एक चिमनी है ना, बीसी एक चिमनी है, देख लीजिए बीसी एक चिमनी है, तो चिमनी की ऊंचाई h है, और इसकी जो पाद बिंदु है, यानी जो इसका तल है वो 25 सेंटीमीटर का है, और यहाँ से देखने पर कितने कितने डिग्री का कोण बनाता है, उन्नयन कोण 60 डिग्री है ना, 60 डिग्री कोण बनाता है। क्या कह रहा है, भूमि पर स्थित एक बिंदु से, यानी यहाँ से जब देखेंगे तो चिमनी का जो कोण है वो 60 अंश का बनाता है, 60 डिग्री का, तो टेन 60 लगा दीजिए, कि क्या क्या दिया था देखो, लंब दिया है, आधार दिया है, लंब आधार किसका होता है, टेन का होता है, लाल बटे कक्का देख लीजिए, तो ये हमारा हो जाएगा टेन 60 एच प्लस 25, हम टेन 60 का मान रूट 3 बटे 1 होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 25 का नंबर 25 हो जाएगा, नहीं यार, ये एच का नंबर एच हो जाएगा, ये रूट 25 रूट 3 मीटर है ना, 25 रूट 3 मीटर हो जाएगा, और यही ऊंचाई ज्ञात करनी थी, तो सीधा सीधा लग गया। दूसरा प्रश्न देखो भैया, दूसरा भी बहुत आसान है, दूसरा प्रश्न देखो क्या है, भूमि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है, पतंग का सीजन चल रहा है, उड़ेगी तो है ही, पतंग से लगी डोर, पतंग से लगी डोर अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है, भूमि के साथ डोरी का झुकाव कोण, भूमि के साथ जो झुकाव कोण है वो 60 अंश का है, यह मान कर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए, डोरी की लंबाई हमें ज्ञात करनी है। देखिए ये हमारी पतंग है, उड़ रही है, ये हमारा उसका तल है,
और ये जो है डोरी है, हमें डोरी की लंबाई ज्ञात करनी है। हमारा दे रखा है 60, कितना दे रखा है 60, ठीक 60 मीटर, कितना दिया है 60 मीटर दिया है। हमें ये ओ बी, देखो हमारा क्या क्या दिया है, कण दिया है, लंब दिया है, लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का है ना, लाल बटे कक्का। तो लाल बटे कक्का किसका होता है, लंब बटे आधार, लंब दिया है और क्या दिया है, सॉरी लंब बटे कण, लंब दिया है और कण दिया है, जो जो दिया है उसी के अकॉर्डिंग लगा देंगे। तो लंब और कण किसका है, साइन का है, तो हम कितना लगा देंगे, साइन 60 का, क्या लगाएंगे, साइन 60 दिया है, 60 डिग्री का कोण बनाता है, साइन 60 बराबर कितना है 60 बटे एक्स, 60 बटे एक्स, यानी आधार की वैल्यू 60 है और कण की वैल्यू कितनी है, एक्स है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 60 दूनी 120 हो जाएगा, ये √3x हो जाएगा। हमें x की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो √3 को उधर भेज देंगे, गुणा में इधर आएगा, भाग में हो जाएगा, परमेकरण कर दीजिए, ये हो जाएगा 120 √3 हो जाएगा, इसका इसका 3 आ जाएगा, 3 से काट देंगे, ये हमारा हो जाएगा 4 3 12, कितना हो जाएगा 4 3 12, यानी x का जो वैल्यू आ गया वो 4 3 12, यक्स का जो वैल्यू आया 40√3 आया, 40√3 आया। यही हमारा आंसर हो गया। हम नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे भैया सेट 3 पर, सेट 3 पर, ठीक है। और हमारी वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये पहुंच जाए। हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।